हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 97 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 98 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 97 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा और वहां जाकर आप पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पद 53,749 है। भविष्य में आपको इतनी बड़ी जो प्रतियोगी परीक्षा है वो भविष्य में शायद ही आपको देखने को मिले, इसलिए दोस्तों जी जान से मेहनत करना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है, पेपर के अनुरूप अगर आपको डलना है तो। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 98 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 15 प्रश्न गणित से संबंधित होंगे और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित होंगे। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन है, ठीक है। 20 प्रश्न तो राजस्थान भूगोल के और 20 प्रश्न राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित होंगे। बाकी दोस्तों 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के, 5 प्रश्न भारतीय पॉलिटी के, 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के, 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर के, 5 प्रश्न जनरल साइंस के, 5 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित होंगे। टोटल ये 70 प्रश्न है और इसी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, टेस्ट आपको पूरा देना है और कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सी मृदा उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्खलन का परिणाम है? बताइए, कौन सी मृदा उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्खलन का परिणाम है? तो वो है दोस्तों लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस मृदा को दोस्तों लेटेराइट मृदा भी कहते हैं और इनमें दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? देखिए, खारे पानी की झील है वो कौन सी नहीं है, आप सभी को पता होगा। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरणसर, रेवासा, कावोद, सुजानगढ़, ताल छापर, डेगाना, कुचामन, ये क्या है? ये दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं। तो कावोद है, डीडवाना है, रेवासा है, जेत सागर है, वो खारे पानी की झील नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो दोस्तों 8 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा के साथ में राजस्थान की। दोस्तों, कुल सीमा 1262 किलोमीटर की सीमा है वो लगती है ये राजस्थान के साथ में हरियाणा की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, गुजरात से किसकी सीमा नहीं लगती? बताइए, गुजरात से किसकी सीमा नहीं लगती? बांसवाड़ा की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, उदयपुर की लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ की सीमा है वो दोस्तों नहीं लगती। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुजरात से राजस्थान के 6 जिले हैं वो टच होते हैं, यानी कि 6 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बताया मैंने आपको? यहाँ पे 3 तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इसके अलावा दोस्तों सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ठीक है। तो ये 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं और 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं दोस्तों ये जिले। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा प्रतापगढ़। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का है? दोस्तों, यहाँ पे अपने को बताना है कि कोई कौन सा जिला, ठीक है। जैसे कि जयपुर जिला है और जयपुर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों कहां पर निवास करती है, शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में? यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का पूछा गया है, ग्रामीण और शहर का अलग अलग। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है उनकी कुल जनसंख्या का वो निवास करता है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर। कितने? 93.6%। 93.6% जो जनसंख्या है डूंगरपुर के अंदर वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे नगरीय का पूछा गया है, तो नगरीय में दोस्तों कोटा है, और कोटा के अंदर दोस्तों 60.30% जनसंख्या है वो दोस्तों नगरीय यानी कि शहरी क्षेत्र में निवास करती है। तो यहाँ पर इसमें डूंगरपुर कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? न्यूनतम लिंगानुपात रहा। तो दोस्तों इसके देखिए आंकड़े स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। 1921 में दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात था, सबसे कम है वो दोस्तों क्या था? लिंगानुपात था। और 2001 में कितना था? तो दोस्तों 2001 में आपको पता होना चाहिए 921 था, और 2011 में कितना हो गया? तो दोस्तों 928 हो गया ये, ठीक है। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात है वो वर्ष 1921 में रहा था, ये आपको इसमें याद रखना है विशेष तौर पर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर है? प्रदेश में यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों कोटा, ठीक है। कौन सा है? कोटा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा जिले की जो साक्षरता दर है वो है 76.4%। उसके बाद में दोस्तों जयपुर का नंबर आता है, जयपुर में है दोस्तों 75.5%। उसके बाद में झुंझुनू का आता है 74.17%। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रदेश के ये 8 जिलों से होकर गुजरती है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। इस परियोजना को दोस्तों NH48 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने शहर हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं? राजस्थान के कितने शहर हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 7 शहर है वो हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और एक किशनगढ़, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो दोस्तों कितना है? तो वो है 57 से 58 सेमी, 57 से 58 सेमी है ये राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। अगर औसत पूछ लिया जाए पॉइंटों में तो दोस्तों आपको याद रखना है 57.51%, 57.51 सेंटीमीटर, ठीक है, 57.51 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? देखिए भूमि उपयोग परिवर्तन है, अतिचारण है, बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्र होना, ये तीनों है ये दोस्तों मरुस्थलीकरण का कारण है, लेकिन नहरी सिंचाई है ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है वो किससे है? जीवन धारा योजना दोस्तों ये SC और ST के लिए सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से संबंधित है ये जीवन धारा योजना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। ये कहां पर है? झालावाड़ में ये स्थित है परवन वृहद सिंचाई परियोजना। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? सिद्धमुख नौहर परियोजना या सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए जो रावी व्यास है, रावी व्यास है, इन नदियों का दोस्तों अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है सिद्धमुख नौहर परियोजना को। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें
हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है तो वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बनास। कौन सी है? बनास नदी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कनौट बांध कहाँ स्थित है? बताइए, कनौट बांध है वो कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये उदयपुर में है। कहां पर है कनौट बांध? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में ड्यूक ऑफ कनौट के दौरे के उपलक्ष्य में देवाली गांव में दोस्तों इस बांध का निर्माण है वो करवाया गया था। इस कारण इसे दोस्तों फतेह सागर झील तथा देवाली तालाब भी है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर। 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये प्रायोजित है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की आर्थिक सहायता से दोस्तों ये प्रायोजित है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में यानी कि राजस्थान में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वयन की जा रही है, इसका उद्देश्य है। हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है राजस्थान में और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों वन क्षेत्र को बढ़ाना है, वन क्षेत्र को बढ़ाना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों ये बलुआ पत्थर चट्टानों से निर्मित है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका विस्तार दोस्तों डांग क्षेत्र में है, यानी कि करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर क्षेत्र में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों हाड़ौती पठार में, हाड़ौती पठार में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हाड़ौती पठार में। दोस्तों ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये कोटा और झालावाड़ जिलों में दोस्तों ये फैली हुई है, यानी कि इन दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। और ये हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों उसका नाम था यशपाल। कौन था? यशपाल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यशपाल। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? बताइए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो दोस्तों कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों नसीराबाद में। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो बताइए कितनी रियासतें शामिल थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 रियासतें शामिल थी। यहाँ पर कौन कौन सी थी वो मत्स्य संघ में? ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये मत्स्य संघ दोस्तों 18 मार्च 1948 को ये बनाया गया था। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में या राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं दामोदर दास व्यास को। दामोदर दास व्यास को राजस्थान का लोहे पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये 21 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होने के कारण दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही।
26 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हड़बू जी की। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये हड़बू जी सांखला है, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हड़बू जी ने दोस्तों राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, और मंडोर जीतने पर राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी, जो जोधपुर में गांव है, वो दान किया था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्राचीन समय में युद्ध शुरू करने से पूर्व किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था? प्राचीन समय में युद्ध शुरू करने से पूर्व किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों वो वाद्य यंत्र था रणभेरी, जिसको बोलते हैं बुंगल। ठीक है, ये बुंगल है, बुंगल नहीं है, ये बुंगल है। ठीक है, जिसको रणभेरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंगल। और ये दोस्तों पीतल की बनी पीतल की लंबी नली की बनी होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भुंगल। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं डिंगल। क्या बोलते हैं? डिंगल। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिंगल। 29 नंबर का प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम दोस्तों किस स्थान से हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कतरियासर से। कहां से हुआ? कतरियासर से। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कतरियासर, बीकानेर। ये इस नृत्य का मुख्य केंद्र है दोस्तों ये। ठीक है, और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा जलते हुए अंगारों पर फतेह फतेह बोलते हुए किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने, बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं राज्य स्तरीय। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, हिंडोला गीत गाया जाता है। हिंडोला गीत गाया जाता है, तो दोस्तों ये हिंडोला गीत आमतौर पर दोस्तों ये सावन महीने में हरियाली तीज के अवसर पर दोस्तों ये गाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सावन माह में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटी। टोटी आभूषण है ये दोस्तों, कान का आभूषण है, और ये आमतौर पर दोस्तों सोने का बना होता है, और यह एक दोस्तों छोटा छल्ला होता है। ठीक है, और कान के निचले हिस्से में पहना जाता है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये बटाडू का कुआं जो बाड़मेर में है, इसको दोस्तों रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है मित्रों। आगे देखिए, चंदूलाल, साहबदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? बताइए ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित थे दोस्तों, चंदूलाल, साहबदीन, रशीद और कासिम। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तेरापंथ संप्रदाय की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीखंड जी ने। किसने की थी? भीखंड जी ने तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना मित्रों। आगे देखिए, यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, बादले हस्तकला का संबंध है। बादले हस्तकला का संबंध है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है जस्ते के बर्तन। जस्ते के बर्तन। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिंक से बने बर्तन जिसमें कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, इसमें पानी ठंडा रहता है, उसे कहते हैं दोस्तों बादले। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसिस कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसिस कहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वीर दुर्गादास को। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, महणसर प्रसिद्ध है। महणसर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों महणसर ये सोने की चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, ये महणसर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। बताइए, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था दोस्तों छाबदार। क्या कहलाता था? छाबदार। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, छाबदार। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर में, सॉरी ये बीकानेर में है। देखिए मैं आपको बताऊं इसमें, देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना है वो 1955 के अंदर जयपुर में की गई थी, ठीक है, जिसे 1960 में बीकानेर है वो स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? तो ये बीकानेर में है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल है? वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल है? तो दोस्तों कितने विषय शामिल है संघ सूची में? तो दोस्तों 100 विषय शामिल है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 विषय संघ सूची में, 61 विषय है वो दोस्तों राज्य सूची में, और 52 विषय है वो दोस्तों समवर्ती सूची में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है या कहा जाता है? बताइए कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो अनुच्छेद है कौन सा? वो है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल से संबंधित उपबंध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, यानी कि एक दूसरे को सौंपते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। 3 नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। तो 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, ये योग्यता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? बताइए कौन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजस्थान में अभी तक कुल 7 व्यक्ति हैं वो दोस्तों उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें से 2 महिलाएं हैं, एक तो कमला बेनीवाल और एक है दोस्तों दिया कुमारी। 5 पुरुष है, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर दोस्तों हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बैरवा और सचिन पायलट और श्री प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। तो ये टोटल 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हरदेव जोशी है वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री रहे थे। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान को संसद में कितने स्थान प्राप्त है? संसद में कितने स्थान प्राप्त है? तो 25 तो लोकसभा में है और 10 राज्यसभा में है, तो कुल कितने हो गए? 35। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 35 स्थान प्राप्त है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रदेश ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई? प्रदेश ग्राम न्यायालय की जो स्थापना है
वो दोस्तों कब की गई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये की गई दोस्तों 2009 से। 2009 से 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालयों की जो स्थापना है वो की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट यानी कि पुलिस आयुक्तालय प्रणाली कब से लागू की गई? बताइए दोस्तों, यहाँ पे जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट पुलिस आयुक्तालय प्रणाली कब से लागू की गई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये लागू की गई 2011 से। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 2011 को लागू की गई। 3 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किसके द्वारा जापानी एनसीफेलाइटिस संचरण होता है? बताइए। ये दोस्तों एनसीफेलाइटिस जापानी एनसीफेलाइटिस संचरण होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये होता है क्यूलेक्स के द्वारा। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको, ये एक जापानी बुखार है, जापानी एनसीफेलाइटिस है, ये एक दोस्तों जापानी बुखार है। ठीक है, और ये एक दोस्तों गंभीर मस्तिष्क संक्रमण है, और ये जो क्यूलेक्स मच्छर के रूप में दोस्तों ये फैलता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को कहते हैं? उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक बोलते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोबायोटिक। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, धान की कुटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से कौन सा प्रदूषक अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है? धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से कौन सा प्रदूषक अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, वो है पार्टिकुलर मैटर, PM 2.5। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये पार्टिकुलर मैटर PM 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 54 नंबर का प्रश्न है, बर्फ का पानी में पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन है, नया पदार्थ इसमें बनता नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी घटना प्रिज्म की होती है लेकिन दर्पण की नहीं? कौन सी घटना प्रिज्म की होती है लेकिन दर्पण की नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए दोस्तों, दर्पण केवल परावर्तन करता है लेकिन प्रिज्म सफेद प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का विखंडन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का विखंडन। आगे देखिए, अब अपन भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से, सॉरी राजस्थान करंट अफेयर नहीं, भारतीय करंट अफेयर है। भाग 6 के अंदर दोस्तों अपन भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल मैच विदर्भ ने किस टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों केरल ने। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैच है वो नागपुर में खेला गया था, जिसमें विदर्भ ने दोस्तों पहली पारी में बढ़त के आधार पर केरल को हराकर दोस्तों खिताब अपने नाम किया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केरल को हराकर जीता था विदर्भ ने मैच। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्र सरकार ने किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया है? केंद्र सरकार ने किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया था फिट इंडिया अभियान। और आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है इनको। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां
बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है, बताइए कहां पर? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा शुरू की है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, बताइए? तो दोस्तों वो है पंजाब। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे मोंटेनेग्रो में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने स्वर्ण पदक जीता? बताइए, मोंटेनेग्रो में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रणव वेंकटेश ने। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, पंचगौरव योजना का संबंधित विभाग है, पंचगौरव योजना से संबंधित विभाग कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है आयोजना विभाग। कौन सा? आयोजना विभाग। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर देश भर में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर देश भर में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस राज्य का रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान का। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान का। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता जियागन चीन में यह आयोजित की गई थी। 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता जियागन चीन में आयोजित की गई थी, में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों बताइए किसने जीता स्वर्ण पदक है? तो ये जीता था दोस्तों मुकेश गोरा ने। मुकेश गोरा ने दोस्तों 75 केजी भार वर्ग में दोस्तों ये वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदेश की किस पैरा ओलंपिक मेडल विजेता को सी शक्ति 2024 अवार्ड प्रदान किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदेश की किस पैरा ओलंपिक मेडल विजेता को सी शक्ति 2024 अवार्ड प्रदान किया गया है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, बताइए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अवनी लेकरा ने। दोस्तों अवनी लेकरा को पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने पर उपराष्ट्रपति दोस्तों अब तो नहीं है, जगदीप धनखड़ ने दोस्तों सी शक्ति अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कायड़ अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला कथन है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। अब देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामांकन के लिए बनाएं। एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामांकन के लिए बनाएं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बुकमार्क।
ठीक है, बुकमार्क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये एक लेबल की तरह काम करता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे, बताइए। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे, तो वो स्टेप होंगे दोस्तों, सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब और सेलेक्ट चार्ट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है, कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों एनिमेशंस। एनिमेशंस 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनिमेशंस। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, www से तात्पर्य है, www से तात्पर्य क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुराई है, बुराई शब्द है। इसमें दोस्तों ये जो बुरा शब्द है वो क्या है, विशेषण है, और इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो गया, बुराई। और ये बुराई है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक, पहाड़, नदी। पुस्तक, पहाड़, नदी, ये सभी शब्द हैं दोस्तों इस विकल्प में, ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, बताइए कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए उस, मैं, तुम, ये तीनों शब्द हैं वो दोस्तों सर्वनाम है, लेकिन सड़क नहीं है। सड़क है वो संज्ञा शब्द है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो रोना है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो पढ़ना, खाना और देखना ये दोस्तों सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द। देशज शब्द दोस्तों इसमें हो जाएगा मखोल। मखोल है वो दोस्तों देशज शब्द है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी नुक्कड़, लंगोट और चमगादड़, ये दोस्तों देखिए जो नुक्कड़ है, ठीक है, नुक्कड़ का दोस्तों ये तीनों शब्द दोस्तों तद्भव है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इनका तत्सम बनेगा, नुक्कड़ का कोण बनेगा, और लंगोट का दोस्तों लिंगपट बनेगा, और चमगादड़ का वालगुड बनेगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए संधि की दृष्टि से संगत का चयन कीजिए, संधि की दृष्टि से संगत का चयन कीजिए। तो दोस्तों कौन सा इसमें संगत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधः प्लस पतन, अधः पतन, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर में देखिए विदे प्लसिका, विधायिका, तो इसमें डबल मात्रा आएगी विदे के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। तो दोस्तों विशेष्य क्या है, विशेष्य दोस्तों यानी कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष्य, विशेष्य पूछा है। तो विशेष्य दोस्तों इसमें कन्या है, क्या है, कन्या है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न है, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनु प्लस अन प्लस उचित, अनुचित हो जाएगा दोस्तों, ये अन प्लस उचित। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, अन, ठीक है। बाकी तीनों के अंदर अनु उपसर्ग है, 1 नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, कार प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए बेकार। तो दोस्तों बेकार में बे उपसर्ग है, बे उपसर्ग है,
ठीक है। बाकी तीनों के अंदर दोस्तों कार प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हरिण का पर्यायवाची है दोस्तों, यानी कि हिरण का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मृग। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी है वो पक्षी के पर्यायवाची है। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है? असंगत किसका है? असंगत देखिए यहाँ पे अनुराग का विराग होता है, बिल्कुल सही है। उचित का अनुचित होता है, बिल्कुल सही है। श्वेत का श्याम होता है, बिल्कुल सही है। अमल का विमल, अमल का विमल नहीं होता दोस्तों, अमल का विलोम होता है मलिन। क्या होता है? मलिन होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है निर्यात। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्यात। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस समूह के सभी शब्द अशुद्ध है? किस समूह के सभी शब्द अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्योत्सना, शब्दोपदेश और श्रृंखला। ये दोस्तों तीनों शब्द है वो दोस्तों क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जैसे कि ज्योत्सना दोस्तों, ये स है वो भी इसमें ज्योत्सना के अंदर आता आएगा। और सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है, दू। ठीक है। और यहाँ पर जो श्रृंखला है इसके नीचे श्र के अंदर ये वाली मात्रा आएगी। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है तो दोस्तों किस में हुआ है? तो ये हुआ है क्या वह घर तुम्हारा ही है? क्या वह घर तुम्हारा ही है? यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों ये सामान्य भविष्य काल है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चींटी के पैर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चींटी के पैर लगना यानी कि दोस्तों विनाश के लक्षण प्रकट होना। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र है वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो दोस्तों परिपत्र है ये कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, उच्चारण में कौन सी संधि है? दोस्तों उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण में दोस्तों इसमें उत्पलस्चारण। ठीक है, उत्पलस्चारण और इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द चांदनी की समानार्थी नहीं है? यानी कि चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदनी का समानार्थी शब्द दोस्तों यहाँ पर देखिए चंद्रिका है, कौमुद्री है, ज्योत्सना है, लेकिन कालत्र ये नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 नंबर का प्रश्न है, आई डू नॉट नाउ हिम। आई डू नॉट नाउ हिम। तो दोस्तों इसमें क्या करना है? इसका पेशी वॉइस बनाना है अपने को। इसका पेशी वॉइस बनाना है तो इसका पेशी वॉइस क्या बनेगा? तो बनेगा दोस्तों ही इज नॉट नाउन टू मी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, चेंज द पेशी वॉइस। चेंज द पेशी वॉइस। तो इसमें देखिए सेंटेंस दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग। दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ही वाज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दिस टॉर्च 3 बैटरीज। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए दिस टॉर्च 3 बैटरीज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए होल्ड्स आएगा। इसमें क्या आएगा? होल्ड्स। तो यहाँ पर इसमें
2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आई एट माई फूड, बताइए कौन सा इसमें टेंस है। आई एट माई फूड, तो इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है एट का, तो दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, he said that he did not believe me, he said that he did not believe me। तो दोस्तों इसमें है देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों टेंस अगर सिंपल पास्ट में होता है तो दोस्तों इसको सिंपल प्रेजेंट में बदलने के लिए दोस्तों अपन मी को यू लिखेंगे और ही को दोस्तों आई में परिवर्तित है वो कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, देखिए ही चेंटेड गॉड इज ग्रेट, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंसेज। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें देखिए इसमें ये गॉड इज ग्रेट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इसमें टेंस है वो नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए टाइगर्स वॉन्ट अटैक दे आर हैंग्री। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अनलेस दे आर हैंग्री। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गिवन बिलो इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, गिवन बिलो इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें देखिए चेंज इट टू असर्टिव फ्रॉम, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, व्हाट ए डिलीशियस फ्लेवर दिस मैंगोज हैव। तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटेंस दे रखे हैं दोस्तों ऑप्शन में, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसमें इन वाक्यों के अंदर दोस्तों आमों को काफी है वो टेस्टी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज मैंगो हैव ए डिलीशियस फ्लेवर, ठीक है। एक तो दोस्तों इसमें ही क्या है, ये सही है। और दोस्तों इसमें देखिए द गुड फ्लेवर इज ऑफ दीज मैंगोज ओनली। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अपने को क्या करना है, these delicious mango have a good the mangoes are delicious। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें एक ही सही है, these mango have a delicious flavor। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही है। और ऑप्शन के अंदर देखें तो दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक ओनली, ठीक है। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न, जॉइन द 2 सिंपल सेंटेंस गिवन बिलो टू ए फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर देखिए इन द इवनिंग द ट्रेवलर रीच्ड एन इन, इट बिलोंग्ड टू ए रिच लैंडलॉर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दोस्तों इसमें विच का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा इन द इवनिंग द ट्रेवलर रीच्ड एन इन विच बिलोंग्ड टू ए रिच लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए खालिस्तान बनना है, ही लॉस्ट अम्ब्रेला, ही लॉस्ट अम्ब्रेला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, हिज अम्ब्रेला आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए हार्डली वर्ड एक नेगेटिव भाव को प्रेडिक्ट करता है, तो इसमें दोस्तों एनी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एनी प्रॉब्लम्स आएगा, तो एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ए जज शुड डील इक्वल जस्टिस टू ऑल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए डील
आउट होगा दोस्तों, क्या होगा, डील आउट। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डील आउट। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक नहीं है। तो दोस्तों सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है गौण, द्वितीयक, माध्यमिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावक, ये नहीं है, बाकी तीनों है इसका अर्थ। 104 नंबर का प्रश्न है, देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, उसे टेनिस खेलना पसंद है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? तो दोस्तों यानी कि ही या सी लाइक्स टू प्ले टेनिस। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, व्हाट पंक्चुएशन इज यूज टू सेपरेट आइटम इन ए लिस्ट। सेपरेट आइटम के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर इसमें ये कोमा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कोमा का प्रयोग है वो करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 106 नंबर का प्रश्न है वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार के मासिक घरेलू बजट को दर्शाता है। ए भोजन, सी वस्त्र, बी यातायात, डी मकान किराया, ई विविध खर्च। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें प्रश्न में देखिए, यदि परिवार की मासिक आय 4,500 हो तो सॉरी मासिक बचत है वो 4,500 हो तो मासिक आय है, मासिक बचत दोस्तों किस में है? तो बचत देखिए एफ का कितना प्रतिशत है? एफ 15% है, यानी कि 15% बराबर कितना है? 4500। 15% बराबर कितना है? 4500। तो दोस्तों 100% बराबर कितना होगा? तो दोस्तों इसमें भाग दे लीजिए 15 का, कितना आ जाएगा? 15 × 45 यानी कि 300। 300 बराबर 1% है, तो 100% बराबर कितना होगा? 30,000। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30,000। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कर कीजिए। यहाँ पर देखिए, वर्ष 2008 में स्कूल की विविध कक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सभी कक्षाओं के लिए कुल सम्मिलित में से कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा में कुल सम्मिलित विद्यार्थी। तो दोस्तों सम्मिलित विद्यार्थी देखिए, ये थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई दे रहा है ना, ये सम्मिलित है। तो इसमें 50, 55, 45, 50, 45, 50, इनको दोस्तों जोड़ना है, ठीक है। इनको आप जोड़ोगे तो दोस्तों ये 55 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका टोटल करोगे तो दोस्तों सम्मिलित का टोटल करोगे तो 300 हो जाएगा। और दोस्तों उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो यहाँ पर ये दे रखी है, ये खाली बॉक्स, ठीक है। तो इसका टोटल हो जाएगा दोस्तों 270। कितना? 270। तो अपने को यहाँ पर प्रतिशत निकालना है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का। तो दोस्तों ये 90% उत्तीर्ण है, यानी कि 270/300 × 100, 90%। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक बस कार की अपेक्षा 50% तीव्र है, तब उसे दूरी को करने में बस कितना समय लेगी, जिसे कार को पूरा करने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक बस कार की अपेक्षा 50% तीव्र है। तो सीधा सा है यहाँ पे दोस्तों, बस और ये कार। तो यहाँ पर आप देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/2। और समय कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 2:3। तो दोस्तों कार द्वारा लिया गया समय 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट, ठीक है। तो बस द्वारा लिया गया समय तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 90 × 2/3, तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर काम को पूरा किया, जिसकी मजदूरी 777 रुपए मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा होगा। तो दोस्तों बी का हिस्सा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं समता यहाँ पर देखिए 16 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे, ठीक है। सॉरी समय और समता दोस्तों, ठीक है। इसका अपन क्या करेंगे?
इनका दोस्तों अपन एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके और फिर दोस्तों उसमें भाग देंगे, उसमें भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 15, 12 और 10। ठीक है, इनको जोड़ लोगे, इनको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पे बी की मजदूरी पूछा है तो बी का अनुपात कितना है, 12, तो 12/37 इंटू 777। ठीक है, इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो 252 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समय दोस्तों 2 वर्ष हो तो अपन क्या करेंगे, एस आई बटा सी आई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 200/200 प्लस आर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एस आई बटे सी आई कितना दे रखा है, 328 बराबर दोस्तों 200 बटे क्या हो जाएगा, 5 दे रखा है तो यहाँ पे 205 हो जाएगा। ठीक है, बस तो ये निकल कर आ जाएगा। इसको आप काटोगे तो दोस्तों ऐसा ही निकल कर आ जाएगा कितना, 320। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। 111 नंबर प्रश्न है, कितने समय से 5,000 रुपए का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,000 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। देखिए कितने समय से 5,000 रुपए का 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1,000 हो जाएगा। तो दोस्तों 5,000 का 2 वर्ष में हो जाएगा भाई। 5,000 का 10% कितना होता है, 500, और 500 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 1,000। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न है, यदि 4 इंटू 1 की पूंजी बराबर 6 इंटू बी की पूंजी बराबर 10 इंटू सी की पूंजी, तब दोस्तों 4850 रुपए के कुल लाभ में से सी का भाग कितना है। तो सी का भाग कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4, 6 और 10 इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 में दोस्तों 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 15 बार, और 6 का भाग दिया तो दोस्तों कितनी बार गया, तो ये 10 बार, और 10 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। यानी कि आप ये अनुपात आ गए 15, 10, 6। ठीक है, अनुपातों का योग कितना आ जाएगा, 31। तो यहाँ पे सी का भाग निकालना है तो सी का अनुपात कितना है, 6। अनुपातों का योग कितना है, 31 इंटू 4850। बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात दोस्तों 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों 13। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की कुल संख्या 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात दोस्तों 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ये सिक्के लिख दिए दोस्तों अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात है वो दोस्तों इसका 13 है, इसका 11 है और इसका 7 है। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो हो गए दोस्तों 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो ये 13 रुपए हो गए। ये 50 पैसे के 11 सिक्के हैं तो ये दोस्तों 5.5 रुपए हो गए, यानी कि 5.50। और 25 पैसे के दोस्तों 7 सिक्के हैं तो ये दोस्तों 1.75 हो गए। ठीक है, 1.75 हो गए। तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे देखिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिक्कों की संख्या अनुपात अनुपात पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, एक तो ये है। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि 13:11:7 दे रखा है। ठीक है, तो 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो दोस्तों 13। ठीक है, 50 पैसे का अनुपात दोस्तों 11 दे रखा है तो 1 रुपए में दोस्तों 2 होते हैं तो 2 सिक्के होते हैं तो 11 दूनी 22 कर दीजिए। और 25 पैसे के दोस्तों 4 सिक्के होते हैं तो यहाँ पे 28 कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं तो इनका टोटल हो जाएगा दोस्तों कितना, 63। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे का अनुपात कितना है, 22। तो 22/63 इंटू
378, बस काट लीजिए इसको, आप काटोगे तो 132 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 5। 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप ऑप्शन उठा के कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, किसी संख्या को 340 की जगह 350 में बेचने पर 5% अधिक लाभ कमाया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सीधा सा है दोस्तों, 5% बराबर कितना है दोस्तों, 10 रुपए। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा, 2, और 100% बराबर कितना होगा, 200। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च न बढ़े। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि बटे वृद्धि 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, तो यहाँ पे 200 इंटू 100 बटे 120 होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 16 सही, 2/3%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। 117 नंबर का प्रश्न है, यदि x का x% 49 हो तो x का मान होगा, ऑप्शन उठा के कर लीजिए। 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 70 का 70% दोस्तों 49 होता है, बिल्कुल सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे n+2/2 यानी कि 50 प्लस 2/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 26। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 4 से प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 4, 6, 8, 10, 12, तो दोस्तों यहाँ पे 4 प्लस 12/2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, HCF यहाँ पर दे रखा है 13, और दोस्तों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 6760। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 2 जोड़े संभव है, एक तो दोस्तों 13 और एक 520, 13 520, और एक दोस्तों 65 और 104। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।